इस धरती पर इंसान तो रहते हैं, लेकिन समय समय पर ऐसे भी मौके आए हैं जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिया है। मासूम लोगों का खून बहाया गया है, कत्लेआम किया गया है, उन्हें दर्दनाक मौतें दी गई हैं। ऐसा ही एक मौका आया था जब एडोल्फ हिटलर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों का कत्लेआम किया था। कहा जाता है कि उसने तकरीबन 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके लिए उसने बाकायदा मौत के लिए कैंप बना रखे थे, जिन कैंप के अंदर यहूदियों को डाला जाता था और उन्हें दर्दनाक मौत दी जाती थी। बच्चा है कि बड़ा फर्क नहीं पड़ता था, औरत है कि मर्द फर्क नहीं पड़ता था, बस सबकी एक ही तकदीर थी, वो थी एक दर्दनाक मौत। उन्हीं यहूदियों में एक लड़की थी जिसका नाम था एन फ्रैंक। वो भी उन्हीं कैंप में बंद थी। कैंप में रहते हुए एक बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद उसके पिता को उसकी वो डायरी मिलती है। जब वो उस डायरी को पढ़ते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एने ने उस डायरी में क्या लिखा हुआ है। उसने उस डायरी में अपनी सोच बता रखी है कि एक मासूम सी लड़की क्या सोचती है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, उसके क्या ख्यालात हैं, वो सब एने ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। अपनी बेटी के प्यार में उसके पिता उस डायरी को पब्लिश कराते हैं और उसका नाम रखते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसे आज हम एने की डायरी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एने फ्रैंक को ये कहानी नहीं बल्कि ये तो एक सच्चाई है, जो कि एक इतिहास है, इसे हमें रटने की जरूरत है क्या? नहीं, जरा भी रटने की जरूरत नहीं है। बस इस इतिहास को याद रखना है कि क्या हुआ था, किसने क्या किया था, कैसे जुल्म ढाए गए थे इंसानियत पे, जिसमें एक मासूम सी लड़की थी जो अपने दिल की बातें कहना चाहती थी, एक सच्चे दोस्त को तलाश कर रही थी। तो दोस्तों, इसी नियत के साथ और इसी एटीट्यूड के साथ, इसी अप्रोच के साथ हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। ठीक है, समझेंगे मेरे साथ? बिल्कुल समझेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इस चैप्टर के अंदर वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो कुछ वर्ड्स है, ज्यादा नहीं, कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना ही चाहिए। वो क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। पहला है म्यूजिक्स। म्यूजिक्स का मतलब होता है आइडियाज, आपके विचार, आपके थॉट, जो भी आप सोच रहे होते हो। ठीक है। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मतलब विचार मग्न। विचार मग्न का मतलब जब आप सोच में डूबे हुए होते हो ना, उसको बोलते हैं ब्रूडिंग। नेक्स्ट है कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है किसी पे भरोसा कर लेना, किसी पे विश्वास करना। जॉट डाउन, जॉट डाउन राइटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इनफॉर्मल फ्रेज है जॉट डाउन, मतलब लिखना। ठीक है। क्वैकिंग, क्वैकिंग मतलब क्वैक क्वैक, इसका मतलब होता है शेकिंग, यानी कांपना, किसी चीज का कांपना या कांपते हुए। अब चैप्टर के अंदर ये क्वैकिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब आपके सामने क्वेश्चन में क्वैकिंग आ जाए तो आप तो घूम जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखना क्या भाई, क्वैकिंग मतलब क्या, कांपते हुए। ठीक है। नेक्स्ट है ओल्ड फॉगी। ओल्ड फॉगी का भी चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब होता है ओल्ड फैशन, जो कि पुराने जमाने का होता है, जो बीते हुए फैशन का होता है। कहते नहीं, ये तो पुराने जमाने के हैं भाई, ये जो ये पेंसिल वाली पैंट पहने हुए, ये तो पुरानी चलती थी, पुराने जमाने की, ओल्ड फैशन हो गई, ओल्ड फॉगी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब होता है ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट्स, वंशानुगत, जो कि आपके माँ बाप से, आपके माता पिता से आपको चीजें मिली हुई होती हैं। संपत्ति भी हो सकती है, कोई उनके विचार हो सकते हैं। तो किसी भी चीज को जो भी आपके माँ बाप से आपको मिली है उसे कहते हैं इनहेरिटेड। ठीक है। नेक्स्ट है रोड। रोड का मतलब गुर्राना, वाह ऐसे करते हैं भाई। अब कुत्ता भी गुर्रा सकता है, शेर भी गुर्रा सकता है, तो वो अपने अपने हर कोई गुर्राता है। टू मेक अ लाउड नॉइज या लाउड साउंड, गुर्राना। नेक्स्ट है इनकरेजिबल। ये आपको पता भी होना चाहिए, ऐसी चीज जिसको ठीक ना किया जा सके, क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल, व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सुधारा ना जा सके। इतने वर्ड्स आपको, कम से कम ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए अब देखते हैं हमारा एक ऐसा लॉन्ग आंसर जिसको याद करने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आप शॉर्ट आंसर भी आराम से कर सकते हो और लॉन्ग आंसर भी आराम से कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉन्ग आंसर शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। ये जो नाम है एन, ये इंग्लिश में एन कहा जाता है, वैसे ये असली नाम है, एक फ्रेंच नेम है जिसको पढ़ा जाता है एना। आपने सुना भी होगा, मूवीज के अंदर देखा होगा, एना कहा जाता है, एनाबेल वाली डरावनी सी। तो एना नाम है, तो एना ही ज्यादा अच्छा भी लगता है बोलना, लेकिन आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए। आप एना भी बोल सकते हैं, इसको एना भी पढ़ सकते हैं। मैं एन पढ़ रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है। तो कहीं अगर मैं भावनाओं में बह के एना बोल दूं ना, तो फिर बुरा मत मान जाना। ठीक है, स्पेलिंग याद रखनी है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपका एग्जाम है मैं जानता हूं, लेकिन स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रहो, बस सुनते रहो आराम से। From the diary of Anne Frank is an excerpt from the personal diary of a 13-year-old Jewish girl named Anne Frank. ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। क्या है ये, एक्सर्प्ट है, यानी एक हिस्सा है, उसमें से एक अंश उठा रखा है। कहां से? वो जो डायरी थी 13 साल की जूइश लड़की की। जूइश लड़की, जूइश कौन होता है?
जूइश एक धर्म है जिसे हिंदी में यहूदी कहते हैं। यहूदी धर्म की एक लड़की थी 13 साल की, उसकी डायरी से उठाया हुआ है एन फ्रैंक, ठीक है। अब ये डायरी उसकी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई थी भाई? उसके एक्चुअली फादर ने, जब ये लड़की की डेथ हो गई थी तो उसके फादर ने अपनी बेटी की यादों को संजोने के लिए इसको पब्लिश करवाया था प्यार में, क्योंकि उसके फादर जिंदा रह गए थे, बच गए थे, लेकिन लड़की को बीमारी की वजह से वो मर गई थी, मौत हो गई थी उसकी। तो इसलिए हमारे पास उसकी डायरी आज है भी, अदरवाइज ये डायरी ना होती, अगर ये डायरी ना होती, ये चैप्टर ही ना होता, हमें पता ही ना चलता कि ये एना कौन थी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इन दिस इसके अंदर एने क्या कहती है भाई? ठीक है आगे बढ़ते हैं। एन एक्सप्रेसेस हर थॉट्स इन अ डायरी विच वाज गिफ्टेड टू हर ऑन हर 13th बर्थडे। इसके अंदर, डायरी के अंदर हमें पता चलता है कि एना अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करती है, अपने विचारों को, जो उसके ख्यालात हैं वो उनको एक्सप्रेस करती है, उन्हें लिखती है। कौन सी डायरी में? ये जो डायरी है, ये जो डायरी है जिस डायरी को पब्लिश किया गया है, वो डायरी कौन सी है? जो उसको उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी एज अ गिफ्ट, यानी इनाम में, गिफ्ट में जो बर्थडे गिफ्ट था वो क्या था? वो डायरी थी। उसके अंदर वो क्या लिख रही है? वो अपने ख्यालात को लिख रही है, जो वो सोचती है, अपनी सोच को लिख रही है। 13 साल की लड़की अपनी सोच लिख रही है। आगे बढ़ते हैं, चलो जी। एन फील्स लोनली। जो एन है हमारी, जो एना है, वो बहुत अकेलापन महसूस करती है। अब ये अकेलापन महसूस क्यों करती है? एंड हैविंग नो वन टू टॉक टू डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली एंड अराउंड 30 पीपल whom she calls her friends। एन बहुत अकेला महसूस करती है, उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, जबकि डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, किसके बावजूद कि उसके पास फैमिली है, 30 ऐसे लोग भी हैं उसके आसपास जिन्हें वो अपना कह सकती है, अपना दोस्त कह सकती है, फिर भी वो अकेलापन महसूस करती है, ठीक है। चलिए, शी थिंक्स दैट, वह सोचती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। उसे ऐसा लगता है जो कागज होता है ना, उसके अंदर ज्यादा सब्र होता है लोगों से। अब ये बात उसने क्यों कही होगी? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो लोग होते हैं वो सुनते नहीं है, वो आपकी बात को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, जज करते हैं, या तो इस तरह से उसको इस पे ज्यादा ट्रस्ट होता है, किस पे? पेपर पे, कागज पे। चलो जी, एंड दैट्स वाई शी डिसाइड्स टू राइट अ डायरी। और इसीलिए वो फैसला करती है कि वो डायरी लिखेगी। ये बहुत प्यारी बात थी, तकरीबन 100 साल पुरानी बात होने वाली, 80 साल तो लगभग हो गए इस बात को, लेकिन उस बच्ची ने बहुत प्यारी बात कही थी कि लोगों में इतना सब्र नहीं है जितना पेपर में। पेपर की कई बात वो राज ही रहेगा। आप किसी से अपने दोस्त से कोई बात कह दो, कल को वो बात पब्लिक हो जाएगी, सब पता चल जाएगा। कोई आपकी बात को सुनता नहीं है, कोई आप राज बता दो तो वो राज वहां तक राज नहीं रहता, वो खुल जाती है। इसलिए डायरी पे ज्यादा विश्वास करते हैं लोग। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और क्या कहती है हमारी एन कहती है, She makes her diary as her best friend। वो अपनी डायरी को ही ना अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है, ताकि उसी में सारी अपनी बातें लिख दूं, जो वो सोचती है, अपने ख्याल सब उसमें लिख देती है। एंड कॉल्स इट किटी, और उसको नाम भी देती है। ऐसे ही नहीं छोड़ती, वो अपने डायरी को नाम देती है किटी। जैसे आप लोग पेट पाल लेते हो ना, बिल्ली कुत्ता पाल लेते हो, उसको नाम दे देते हो टॉमी वॉमी, जो भी आप नाम देते हो ना, ऐसे वो नाम की क्या देती है? अपनी डायरी को किटी नाम दे देती है। चलो जी आगे बढ़ते, फिर क्या करती हो? एने स्टार्ट्स विद राइटिंग हर बैकग्राउंड। एने शुरुआत करती है डायरी लिखने की अपने बैकग्राउंड से। क्यों करती है वो ऐसा? टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, इसको आसान बनाने के लिए, समझने के लिए। फॉर एनीवन हु रीड्स इट लेटर, कि कोई बाद में अगर उसकी डायरी को पढ़ता भी है तो उसे समझ में आ जाए कि भाई एन कौन है या उसका बैकग्राउंड क्या था, ताकि जब वो अपनी बातें, अपने ख्यालात लिखे तो वो लोग कनेक्ट कर पाए उससे। कितनी समझदार बच्ची थी, ठीक है। चलो जी आगे क्या है? अब इसमें कुछ ऐसा था क्या जो बड़ा मुश्किल था? नहीं नहीं, बहुत सिंपल से लैंग्वेज है ना, बस यही रटना नहीं है, ऐसे पता होना चाहिए सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले हमने देखा भाई चैप्टर क्या है, भाई ये एक्सर्प्ट था, एक हिस्सा था, एक अंश था। कहाँ का था भाई? एक फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का था, जिसके अंदर एक 13 साल की जूइश लड़की है जो बताती है अपने बारे में कि वो बहुत अकेला महसूस करती है, जबकि उसकी फैमिली भी है, लेकिन उसको पेपर पे ज्यादा पेशेंस, ज्यादा ट्रस्ट होता है। उसे ऐसा लगता है कि पेपर के अंदर ज्यादा पेशेंस होते हैं, ठीक है, लोगों से ज्यादा। इस तरह से वो डायरी लिखना शुरू करती है, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और अपनी डायरी को किटी कहती है। इन सारी बातों में ना आपके क्वेश्चंस के आंसर निकला करेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। She talks about her family, वो अपनी फैमिली की बात करती है, एंड अर्ली चाइल्डहुड, और अपने शुरुआती चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है। When they migrated, जब वो माइग्रेट किया था, उन्होंने, माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आ जाना। एन क्या थी? एन एक जूइश लड़की थी। जूइश लड़की क्या कर रही थी? वो इधर से उधर ही तो जा रहे थे। वो क्यों जा रहे थे? वो माइग्रेट कर रहे थे। माइग्रेट क्यों कर रहे थे? अभी हमने पढ़ा भी था, अभी पहले भी देखा था कि भाई नाजीज के डर से भी वो माइग्रेट कर रहे थे, लेकिन ये वो वाला माइग्रेशन नहीं है। हर अर्ली स्कूलिंग, उसकी जो शुरुआत की जो स्कूलिंग हुई थी उसके बारे में बताती है वो। और क्या बताती है? शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द बॉन्ड शी यूज्ड टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर। वो ये भी बताती है कि उसकी दादी के साथ उसका कितना प्यारा बॉन्ड था। वो अपनी दादी
दादी से बहुत प्यार करती है, जब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जो उसको अपनी दादी की याद ना आती हो। क्लियर हो गया? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिस्क्राइबिंग हर बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करने के बाद शी कम्स टू द प्रेजेंट डे, वो आज की बात करती है, आज के दिन क्या चल रहा है। पहले तो बचपन का बता देगा, भाई बचपन में पहले हम यहाँ रहते थे, ये करते थे, वो करते थे, मेरी दादी थी, मेरी फैमिली ये थी, वो थी, ठीक है। इतना बताने के बाद अब वो आती है आज के दिन, अब वो क्या करती है। शी टेल्स अस अबाउट द वेयर शी टेल्स अस अबाउट द रिजल्ट डे, वो जिसके अंदर वो बताती है आज रिजल्ट डे के बारे में। कौन सा रिजल्ट डे, आइए देखते हैं। द एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। अब क्वैकिंग का मतलब क्या होता है, कांप रही थी। बूट्स मतलब क्या होते हैं पता ही आपको, टांगे, कि टांगे कांप रही थी। मैंने कहीं एक मीम देखा था, कहीं पे किसी ने बोल दिया था कांपे टांग रही थी, इस तरह से बोल देता टांगे कांपने को। कोई पॉलिटिशियन का मीम आया था मेरे पास, तो उसी तरह का था। तो बच्चों क्या कर रही थी, टांगे कांप रही। रिजल्ट में आपकी भी नहीं टांगे कांपती, क्या होगा क्या होगा, कितने नंबर आएंगे, पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। अच्छा मैं पास हो जाऊंगा तो ठीक है, मेरा दोस्त कितने नंबर लाएगा, ऐसा होता है ना माइंड में। सेम वही क्लास का वो सिनेरियो बता रही। कौन बता रही है, हमारी एना। चलो जी, क्वैकिंग इट्स बूट्स एंड द बॉयज आर इवन मेकिंग बैड। अब अरे लिख के ले ये तो पास हो गए, लगी 100 की, अरे ये नहीं होने का पास, चांस ही नहीं है भाई, अरे मेरे से तो टीपा है, मैं पास नहीं होगा तो एक आंस हो जाएगा। इस तरह की हम शर्तें लगाते हैं ना, क्लास में लड़के शर्त लगाते हैं ना रिजल्ट से पहले, वही शर्तें वहां लग रही थी। और क्या हो रहा था, ठीक है। तो एन इज क्वाइट श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ हरसेल्फ एंड हर फ्रेंड्स। जो एना थी हमारी, वो काफी श्योर थी अपने रिजल्ट को, अरे मैं तो पास हो जाऊंगी, मैं भी पास हो जाऊंगी। और वहां उसने अपने चैप्टर के अंदर वर्ड यूज किया गर्लफ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड्स का मतलब वो नहीं है, गर्लफ्रेंड का मतलब गर्लफ्रेंड ही है, बिल्कुल मीनिंगफुल, मतलब उसकी जो बाकी फ्रेंड्स थी वो, उनके बारे में, ठीक है। तो एना को लगता है कि वो भी पास हो जाएगी और उसकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कहीं गर्लफ्रेंड ही लिखा आ जाए, आप परेशान हो जाओ कि एना की गर्लफ्रेंड, नहीं, गर्लफ्रेंड्स का मतलब जो उसकी गर्ल्स थी, जो उसके साथ रहती, जो उसकी वो फ्रेंड थी, वो था, ठीक है। तो मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत सीरियस नोट पे आपको समझा रहा हूँ ये चीज, ठीक है। आ जाओ जी। एंड हर फ्रेंड्स, ओके, यहां मैंने इसलिए जानबूझ के हर फ्रेंड्स लिख दिया ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। She is only doubtful in maths, उसे मैथ्स में डर लगता था। अरे उस वक्त में हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ाते थे ना, शायद इसलिए वो टेंशन में आ गई होगी, ठीक है। तो वो डाउटफुल थी किसमें, मैथ्स में उसको थोड़ा सा लगता था कि मामला ऐसा नरम हो सकता है, कंपार्टमेंट आ जाएगी शायद। She has a good equation with her all the teachers except her maths teacher. उसकी सब टीचर से बहुत अच्छी इक्वेशन थी। इक्वेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि बनती थी, अच्छा बॉन्ड था, काफी मतलब घुल मिले रहते थे, सारे टीचर उससे खुश रहते थे सिवाय मैथ्स के प्रोफेसर के। भाई मैथ्स के टीचर कौन थे, मिस्टर कीजिंग नाम था उनका। अब मिस्टर कीजिंग से उनको थोड़ा सा पंगा रहता था। कीजिंग से क्यों पंगा रहता था, who is constantly annoyed at her for her talking habits. वो इसलिए परेशान रहती, क्लास में चुर करती रहती थी। वो कहते रहते, अरे कितना बोलती है लड़की, अरे है ना चुप, है ना चुप, हर वक्त बस ये लगा रहता था। इसलिए मिस्टर कीजिंग अब डांटते रहते तो वो यूं देखते रहते थे, हर वक्त मुझे डांटते रहते, बोलने ही नहीं देते, ठीक है। अब मिस्टर कीजिंग कहते थे ए टक 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 टक, नो टॉकिंग, ले चौक, ऐसे ऐसे बस उसको बेचारी को परेशान करते रहते, बोलने ही नहीं देते थे, ठीक है। चलो, तो इसलिए उसे बस मैथ्स में डर था कि मैथ्स में शायद नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन वो एक चीज भूल गई थी, टीचर चाहे कोई भी हो, टीचर हमेशा ईमानदार रहता है आपके रिजल्ट से लेके, चाहे वो आपको पसंद करे ना करे, आपकी आदतों को पसंद ना करे। लेकिन अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो कोई भी टीचर, मैं ये मान के चलता हूं, मैंने जितना देखा कि वो आपके नंबर खामखा नहीं काटेगा, ऐसे बेईमानी नहीं होती है। एक अच्छा टीचर तो ऐसा कभी नहीं करता। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी टीचर अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज कभी ऐसा सोचे भी ना कि अगर बच्चे ने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया, आप उसे ना पसंद करते हैं, इट डज नॉट मीन कि आप उसकी मेहनत के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, उसके मार्क्स इसलिए ना काटें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, He started giving her punishments in the form of essays on weird topics. अब वो मिस्टर कीजिंग वैसे तो मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने क्या करा, लड़की को परेशान करने के लिए, इसको पनिशमेंट देने के लिए, कि बड़ा परेशान करती है मेरे को, इसको सजा देने के लिए वो ना बहुत अजीब सी हरकत करी। उन्होंने ना एसेज दिए, किसको, एना को बोला कि तुम्हें ना एसे लिख के लाने। कौन से टॉपिक पे, बहुत अजीब से टॉपिक पे। कैसे वियर्ड टॉपिक से, वो सच है चैटर बॉक्स, जैसे चैटर बॉक्स जो बहुत ज्यादा बातों नहीं, उसके ऊपर ऐसे लिख के लाओ। अब इस पे क्या ऐसे हो सकता है, लेकिन हमारी एना बहुत अच्छी थी, बहुत चालाक थी, बहुत स्मार्ट थी। टू विच शी रिप्लाइड विद फुल विट। विट का मतलब होता है बहुत ही जबान जोरी करना, जबान जोरी से जवाब दे देना, ठीक है। जैसा सवाल वैसे एकदम जवाब भी मिल जाए, उसको कहते हैं विटी होना, ठीक है। जिसका जवाब जो हमारी एना थी ना, उसने पूरे विट के साथ दिया, मतलब बिल्कुल माकूल जवाब दिया। क्या करा उसने, शी रोट अ 3-पेज ऐसे एक्सप्लेनिंग दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट। उसने 3 पेज का एक ऐसे लिख दिया बातूनी के ऊपर, चैटरबॉक्स के ऊपर, और उसमें कहा कि भाई ये बोलना तो एक स्टूडेंट की ट्रेट होती है, उसकी निशानी होती है,
और क्या लिखा, एंड शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। इनहेरिटेड का मीनिंग क्या बताया था मैंने, बताया था ना, ठीक है, सोचो क्या था, हाँ, और ये इनहेरिटेड है उसकी मदर से। भाई उसकी माँ भी बहुत बोलती है, तो ये तो मेरी मम्मी से आया हुआ ट्रेट है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। आगे वही लिखा है, एंड नॉट मच कुड बी डन अबाउट इट, कि इसके बारे में और कुछ नहीं हो सकता, भाई मम्मी से मिला हुआ ट्रेट है, मैं अपनी माँ की बेटी ही नहीं अगर मैं ना बोलूं तो। ऐसा उसने 3 पेज का ऐसे लिखा। आगे बढ़ते हैं भाई, मिस्टर कीजिंग असाइन्ड हर अ सेकंड ऐसे ऑन एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। मिस्टर कीजिंग ने 3 पेज का ऐसे देखा, हंसे, और उसके बाद एक और ऐसे दिया, इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। इनकरेजिबल जिसको ठीक ना किया जा सके, ऐसा बात नहीं उसके ऊपर लिखो, लेकिन हमारे अन्ना कहां पीछे रहने वाली थी, उसने फिर उसके ऊपर भी ऐसे का जवाब बढ़िया से लिख के दे दिया। इसमें फिर मिस्टर जो कीजिंग थे उन्होंने कहा भाई ये लड़की बहुत चलाक है, ये नहीं मानेगी, ठीक है। अब वो अब ऐसे देना उन्होंने बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं, एना डिड इट अगेन एंड फाइनली ही हैड इनफ। अब फाइनली जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा बस बस बहुत हो गया। चलिए फिर क्या होता है, मिस्टर कीजिंग इंटरेस्टिंगली एना रोट अ पोएम ऑन द जोक क्रैक्ड बाय मिस्टर कीजिंग। जब उसने दूसरा ऐसे दिया था ना, उस पे ना मिस्टर जो कीजिंग थे उसके टीचर थे, उन्होंने ना ऐसे जोक मारा था, उस जोक को भी ना एना ने क्या करा, सुन के उसके ऊपर एक पोएम बना डाली, और वो पोएम बना के टीचर को अपने दे दी। अब वो टीचर भी कितने मजेदार टीचर थे, वैसे वो बहुत चिढ़ते थे कि हाँ ये बड़ा परेशान करती है, लेकिन उन्होंने उस पोएम को लिया और अपने मुंह से पूरी क्लास को सुनाया, साथ में अपने भी कमेंट ऐड कर दिया, अपनी भी बातें उसमें डाल के, खुद भी हंसे, पूरी क्लास को भी हंसाया। यही आगे लिखा है, पढ़ के भी सुनाता हूं आपको। रोट अ पोएम ऑन द जोक क्रैक्ड बाय मिस्टर कीजिंग, कि इंटरेस्टिंगली एना ने एक ऐसी पोएम लिखी, एक जोक के ऊपर, जो मिस्टर कीजिंग ने जोक करा था, कुछ बात बोली थी, उसके ऊपर एक पोएम लिख डाली थी, which made the whole class laugh including Mr. Keesing himself, और जिसके ऊपर पूरी क्लास हंसी, मिस्टर कीजिंग भी हंसे। Since then Anne was allowed to talk in the class, तब से एन को वो कुछ नहीं कहते थे, उसको परमिशन मिल गई थी कि वो क्लास में बातें कर सकती थी। तो दोस्तों इस लॉन्ग आंसर को याद करने के बाद आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, क्या हमें उन क्वेश्चन के आंसर मिल पा रहे हैं इसको याद करने से। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है हमारा, आपकी बुक से ले रहा हूं, एनसीईआरटी की बुक है आपकी। Why does Anne provide a brief sketch of her life? क्या हमने पढ़ा था इसके बारे में कि जो एने थी उसने अपना जो ब्रीफ स्केच है वो पहले क्यों दिया था डायरी लिखने के टाइम पे, सबसे पहले उसने अपना स्केच क्यों दिया था, अपना बैकग्राउंड क्यों बताया था, इसलिए बताया था कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा, nobody would understand about her, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलेगा वो कौन है क्या है अगर वो अपना ब्रीफ स्केच नहीं देती है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? What did he ask her to do? मिस्टर कीजिंग कौन थे बताओ, आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है, मैथ्स टीचर थे। वो उससे अनॉयड क्यों रहते थे? क्योंकि बहुत ज्यादा, क्या कहा आपने, क्या कमेंट के लिखकर बताओ ना, क्या? अच्छा, चैटर बॉक्स, हाँ, क्योंकि वो उसको कहते थे चैटर बॉक्स से बहुत ज्यादा बातें करती है, शी टॉक्स अ लॉट। तो उन्होंने होमवर्क क्या दिया था? ऐसे लिखने को दिया था वियर्ड टॉपिक्स पे। क्या इतना आंसर हमने इसके अंदर से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो आपके सामने ये रहा आंसर, ऑन वियर्ड टॉपिक्स सच एज चैटर बॉक्स। वो पनिशमेंट वाली बात नहीं लिखी हुई है, तो ये कवर हो रही है, बिल्कुल कवर हो रही है। इसी तरह से और क्वेश्चन है हमारे, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन ऐसे। इससे 2-3 नीचे छोटी लाइनें और लिख देनी है, जो नीचे की 2-3 लाइनें, तो ये वाला आंसर हो जाता है कि भाई एन ने अपने जो चैटर बॉक्स होने को कैसे जस्टिफाई किया, कैसे उसको सही ठहराया। इस सवाल का जवाब ये कि भाई उसने क्या किया, तो उसने बताया था कि भाई ये स्टूडेंट का क्या होता है, ट्रेट होता है, और ये उसे अपनी मां से इनहेरिटेड है। ठीक है, तो ये 2-3 वर्ड, ये जो की वर्ड्स है ना, ये लिख के आना, इनहेरिटेड या ट्रेट, ये वर्ड लिख के आना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। इसीलिए मैंने इसमें भी ये वर्ड यूज किए जानबूझ के। नेक्स्ट तो देखते हैं, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? अब इसका आंसर रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, ये आपको खुद सोच के बता देना, कहा नहीं बता। नहीं भाई, हमें नहीं लगता स्ट्रिक्ट टीचर होते तो वो हंसते क्यों, बाद में वो उसके जोक्स पे क्यों हंसते, या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते तो वो अपना स्ट्रिक्ट ही रहते, वो उससे कभी कन्विंस ही ना होते उसके आंसर से भी, ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा है, इसी को थोड़ा सा और ज्यादा इन्होंने बढ़ा रखा है क्वेश्चन को। व्हाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर? इसी क्वेश्चन को थोड़ा इन्होंने आगे तक एक्सटेंड कर दिया है कि भाई उसने अपना ब्रीफ स्केच क्यों दिया था, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसको थोड़ा लॉन्ग में बता दिया इन लोगों ने कि भाई वो किटी कौन थी, उसकी बिल्ली थी, उसको इनसाइडर समझती थी, आउटसाइडर समझती तो बात ही क्या थी भाई, वो अपना दोस्त मानती थी, इनसाइडर समझती थी। और
व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, कि उन्होंने एन ने अपने फर्स्ट ऐसे में क्या लिखा था, फर्स्ट ऐसे चैटर बॉक्स के ऊपर क्या लिखा था, वही कि भाई ये स्टूडेंट का ट्रेट है और ये मदर से मिले हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, अगर आप भी इनको पढ़ोगे तो आपको भी उनके आंसर मिल जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है आएगी, और एग्जाम से पहले जो हम रिवीजन करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आपको कोशिश करो, अभी आप देखो आपने कितना समझा है, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर करते हुए, अगर आपके टीचर ने आपको करा रखे हैं तो उनको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप खुद भी ट्राई करोगे तो आप खुद भी कर पाओगे। कोई सैंपल पेपर ले रहे हो उसमें से देख रहे हो तो उसमें भी आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, इस उम्मीद के साथ छोड़ जाता हूं। कोई डाउट आता है मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, फेसबुक पे पूछ सकते हो। जुड़े रहो एग्जाम तक, ये वीडियोस आपके लिए अभी देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आपका सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहना चाहिए। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, हमारी पूरी टीम की मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज हमारी वीडियोस को शेयर किया कीजिए, लाइक के बटन को दबा के अपना प्यार दिखाइए और हमें भी महसूस कराइए कि हाँ हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों का फायदा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, 9, 10, 11, 12 पूरी सभी क्लासेस को कवर कराना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। गुड बाय।